पंचायत का चुनाव, पंचायत में भी वार्ड का चुनाव नहीं लड़ सकते हो, वो राजनीति की रणनीति बना रहे हैं आगामी चुनाव का। अब इससे बड़ा गहरा मजाक क्या हो सकता है। जब पहले ही बाहर थे तो बड़ी भारी परिवर्तन कर दिए थे। 2005 से बेचारे सत्ता से बाहर है। वो तो हम लोग के चलते कुछ दिन हाड़ में हल्दी लग गया। तो देश के संविधान, विधायिका, कार्यपालिका ने भी स्वीकार किया है। तो जब स्वीकार कर लिया, उसके लिए नीतियां बनने लगी, तो भाई इसके लिए गणना होने में क्या दिक्कत है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लालू यादव जेल से बाहर निकलने के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। लगातार वो विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार जी है। सर, लगातार लालू यादव की राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। कहा जा रहा है थर्ड फ्रंट बनाने की एक जो कोशिश है उसमें लालू यादव का भी बड़ा योगदान है। देखिए, लालू जी अगर कन्विक्टेड फ्रंट बनाते तो बड़ा मुझे लगता है कि उनके स्वभाव के अनुरूप है। लालू जी स्वस्थ रहे, इस सब की कामना है, उनके परिवार की कामना, उनके साथ काम करने वाले की कामना। लेकिन कैसा विरोधाभास है कि जब अपने दल के माननीय विधायकों से वो बात करते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल नीचे चला जाता है, ऑक्सीजन लेवल। और तीसरे मोर्चे के लिए बैठक करने में उनका पॉलिटिकल ऑक्सीजन लेवल अप हो जाता है। ये महत्वपूर्ण पक्ष इसलिए है कि लालू जी राजनीति के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सजा याफ्ता हैं। अब लोहिया का समाजवाद नहीं, वंशवाद का बट वृक्ष लगा रहे हैं कि भाई ऐसा वृक्ष लगाओ कि घर में सब लोग विधानमंडल, राज्यसभा में चले जाए। अनुभव, संघर्ष, वरीयता का कोई मतलब निहितार्थ नहीं है, बल्कि संपत्ति क्रेडिट कार्ड बनाओ, वंशवाद का राजनीतिक क्रेडिट कार्ड बनाओ, उसी नज़रिए पर काम कर रहे हैं। तो अब जो व्यक्ति खुद पंचायत का चुनाव, पंचायत में भी वार्ड का चुनाव नहीं लड़ सकते हो, वो राजनीति की रणनीति बना रहे हैं आगामी चुनाव का। अब इससे बड़ा गहरा मजाक क्या हो सकता है कि भाई आप तो लालू जी से पूछेगा मीटिंग में, जो मीटिंग करते ही लालू जी आप लड़िएगा चुनाव, आप तो बड़ा कहते हैं कि हम जनाधार वाले नेता हैं, तो कहेंगे हमको तो न्यायपालिका ने न्यायिक छूतक लगा दिया। अब इससे बड़ा विरोधाभास क्या होगा। इसलिए कवायद करना चाहिए, चूँकि इनकी इच्छा एक ही रहती है कि इतना हमारा संख्या हो कि हम अपने परिवार के सब लोगों का राजनीतिक समायोजन कर दें। यही इनके राजनीतिक मोक्ष का, समाजवाद का अंतिम परिभाषा है। इनके राजनीतिक सक्रियता बढ़ने से क्या कुछ अच्छा असर पड़ेगा बिहार की सरकार पर भी, आने वाले जो केंद्र में भी चुनाव हों उसको लेकर? अच्छा, पहले ही बाहर थे तो बड़ी भारी परिवर्तन कर दिए थे। 2005 से बेचारे सत्ता से बाहर है। वो तो हम लोग के चलते कुछ दिन हाड़ में हल्दी लग गया। और फिर हम लोग पेवेलियन पकड़वाए इनको कि भाई करप्शन यहाँ अलाउ नहीं है, यहाँ मॉल उल बनाना, ये सब बुलंद फंद काम अलाउ नहीं है। तो लालू जी आज से कवायद कर रहे हैं, लगातार जतन कायम किए हुए हैं। न्यायपालिका ने इनको लिए तो दोहरा दबाव रहता है ना भाई, एक तरफ न्यायपालिका का दबाव, दूसरा तरफ परिवार का दबाव कि अब भाई हमको भी मौका दीजिएगा, कि सब दूसरे लोग को भी मौका दीजिएगा। तो गहरे राजनीतिक मानसिक दबाव में इनका काम करने का स्वभाव बन गया है। इसलिए आराम दिल्ली में कर रहे हैं स्वास्थ्य के आधार पर, तो कुछ कुछ मीटिंग उटिंग में भाग लेकर करके राजनीति में अपनी बढ़त कायम करने के लिए लोगों के बीच बयान देते रहते। इसके अलावा कोई निहितार्थ नहीं। आरजेडी में सर पिछले दिनों पोस्टर वार देखने को मिला था। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के ताजपोशी से तेज प्रताप नाराज चल रहे हैं और आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि दोनों भाई में जो अनबन है वो खुलकर सामने आ सकती है? ये स्वाभाविक है, वंशवाद का स्वाभाविक प्रकटीकरण है। चिंता हमको इस बात की हो रही है कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारा राजनीतिक मतभेद है जगता बाबू से, वैचारिक मतभेद है, लेकिन उसके बाद कौन पद होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो लालू जी, आपको तीसरे मोर्चे की बैठक के लिए छुट्टी है और प्रदेश अध्यक्ष जी, आपके दल के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बोला जा रहा है आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपकी जुबान खामोश क्यों है? या तो इसका मतलब सीधा है कि अपरोक्ष समर्थन आपका हासिल है, अथवा जो आपका राजनीतिक स्वभाव रहा है कि अनुभव, वरीयता सबको दरकिनार कर करके हमारा परिवार कोई भी गुनाह करे सब माफ है और दूसरा करे तब परेशान है। यही है लालू जी का स्वभाव, यही लालू जी की कार्यशैली है। नहीं तो लालू जी को अपना जुबान खोलना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी और जेडीयू में अनबन देखने को मिल रही है। बीजेपी के
जो मंत्री है नीरज बबलू, उनका कहना है कि जातीय जनगणना से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून मुख्यमंत्री को लाना चाहिए पहले। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए को अगर इसका निहितार्थ क्या, जनसंख्या को नियंत्रित करना है, तो जनसंख्या के बढ़ने के पीछे एक कारक क्या, अशिक्षा नहीं है? तो अशिक्षा को अगर पर नियंत्रण पाना है तो जातिगत जनगणना चाहिए कि नहीं, कि समाज का कौन सा ऐसा तबका है जो शिक्षा के प्रति जो जागरूकता का अभियान है, शिक्षा का अधिकार कानून है, उसमें भी पीछे रहा है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि जाति एक सामाजिक सच्चाई है जिसको देश के संविधान, विधायिका, कार्यपालिका ने भी स्वीकार किया है। तो जब स्वीकार कर लिया, उसके लिए नीतियां बनने लगी, तो भाई इसके लिए गणना होने में क्या दिक्कत है? गणना इसका हो जाए एक बार, आज़ादी के पहले के मानक के आधार पर क्या आज कोई नीति तय की जा सकती है? और राजनीति का उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याणकारी काम करना, ह्यूमन इंडेक्स को डेवलप करना। तो ह्यूमन का जो सोशल कैटेगरी है, अगर इसकी गिनती हो जाए तो सरकार पर यह दबाव भी रहेगा कि भाई ये अंतराल है इनके जीवन में, मानव विकास सूचकांक में इसको बेहतर बनाना है। इसलिए महत्वपूर्ण है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना से ही कल्याणकारी कार्यक्रम तय होंगे और जनसंख्या नियंत्रण हो, चाहे अन्य जो जनसंख्या नियंत्रण अथवा अन्य जो सामाजिक चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का भी सामना करने में सहायक होगा।